हेलो दोस्तों, यदि आप भी कक्षा 12वीं की तैयारी करें तो आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में कक्षा 12वीं होम साइंस के 2 मार्क्स वाले 10 टॉप लेवल का सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे, जो कि बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आपको याद होने ही चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम में यही सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आप सभी को होम साइंस का फ्री टेस्ट देना है या फ्री पीडीएफ प्राप्त करना है तो आप लोग गूगल पर जा सकते हैं, सर्च कर सकते हैं bsbcadet.com। वहाँ से आप सभी क्लास 12 वाले सेक्शन से देख सकते हैं। इसके साथ साथ क्लास अपडेट के लिए आप लोग हमारे व्हाट्सएप तथा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी पेड नोट्स, प्रॉपर हॉट नोट्स लेना चाहते हैं तो आप लोग हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, 8920713254। आइए बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं पहले 9 प्रश्न से। पहला 9 प्रश्न कह रहे हैं निर्जीकरण को परिभाषित कीजिए, या निर्जीकरण क्या है, निर्जीकरण से आप क्या समझते हैं। प्रश्न किसी भी प्रकार से आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। डिहाइड्रेशन क्या है, ठीक है, तो आंसर आप सभी आसान शब्दों में लिख सकते हैं। तो निर्जीकरण यानी डिहाइड्रेशन की वो शरीर की वह स्थिति जब आवश्यक जल की मात्रा शरीर में कम हो जाती, मतलब हमारे शरीर में आप सभी को पता है कि मानव के शरीर में कितने प्रतिशत जल की मात्रा होती है, तो 65% जल की मात्रा होती ही है। ठीक है, और इससे अगर कम हो जाता है तब जाकर हमारे शरीर में जो है ये डिहाइड्रेशन की स्थिति उत्पन्न हो जाता है, मतलब निर्जीकरण की स्थिति उत्पन्न हो जाता है। और यह कब होता है, तो जैसे अगर उल्टी हो गया, दस्त हो गया, लू हो गया, पसीना अधिक निकल रहा है, तो इसीलिए जो है यह डिहाइड्रेशन की स्थिति उत्पन्न होता है। तो आपसे इस प्रश्न का आंसर इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसका पीडीएफ भी मैं आप सभी को दे दूंगा, कहाँ पे दूंगा ये आप सभी को वीडियो को अंत में बता दूंगा, इसलिए बने रही वीडियो में। देखिए दूसरा प्रश्न, टीकाकरण, वैक्सीनेशन जो है ये इसे परिभाषित कीजिए। वैक्सीनेशन मतलब जो वैक्सीन लगाते हैं यह क्या होता है। टीकाकरण मतलब वैक्सीनेशन, जो मतलब अगर आपको जैसे कोरोना हुआ था, ठीक है, तो कोरोना काल में सभी लोगों को वैक्सीन लगाना पड़ा था ना, तो वही पूछा है कि टीकाकरण क्या होता है, इसे परिभाषित कीजिए, इससे आप क्या समझते। तो लिखिएगा शरीर को किसी रोग प्रतिरोधक क्षमता इम्यूनिटी विकसित करने के लिए या संक्रमण से बचने के लिए दवा, विषाणु, जीवाणु या इन्फेक्शन या किसी अन्य रूप से दी जाती है, उस टीका यानी वैक्सीन, उसे वैक्सीन कहते हैं, तथा यह क्रिया टीकाकरण वैक्सीकरण कहलाती है। मतलब देखिए टीकाकरण क्या होता है, तो मतलब कि शरीर में किसी भी रोग से लड़ने के लिए तथा किसी भी रोग से बचाने के लिए, जैसे कोई जैसे कोरोना था, तो कोरोना से बचाने के लिए, क्योंकि अगर हमारे शरीर में इम्यूनिटी क्षमता बेहतर रहेगा तभी हम किसी भी रोग प्रतिरोधक क्षमता से लड़ सकते हैं। मतलब अगर हमारे शरीर में कोई बीमारी जैसे बुखार आ गया, तो बुखार से कब लड़ पाएंगे, जब हमारे शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम जो है यह बेहतर होगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर कोरोना हमारे शरीर में आ गया तो हम कब लड़ पाएंगे, जब हमारा इम्यूनिटी सिस्टम जो है यह बेहतर हो। तो इसीलिए कहा जाता है कि टीकाकरण जो होता है इसलिए किया जाता है ताकि हम किसी भी रोग प्रतिरोधक क्षमता से लड़ सके। तो वही यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है कि शरीर की किसी रोग प्रतिरोधक क्षमता, मतलब शरीर को किसी रोग प्रतिरोधक विकसित करने के लिए, मतलब किसी भी रोग से बचाने के लिए या संक्रमण से बचाने के लिए। संक्रमण से बचाने के लिए, जैसे संक्रमण कौन था, तो कोरोना वैक्सीन जो था, ये कोरोना जो था ये संक्रमण था, एक प्रकार का आपस में एक दूसरे से फैल रहा था। ठीक है, इसलिए इससे बचाने के लिए, मतलब या तो किसी रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करने के लिए या किसी भी संक्रमण से बचाने के लिए जीवाणु या इन्फेक्शन या किसी अन्य रूप से दी जाती है। इन्फेक्शन के रूप से मतलब जो क्या कहते हैं आपको, सुइया के रूप से या दवा के अनुसार से या किसी अन्य रूप से जो वैक्सीन दिया जाता है, टीका दिया जाता है, यही क्रिया क्या कहलाता है, तो टीकाकरण जो है ये वैक्सीनेशन कहलाता है, मतलब टीकाकरण कहलाता है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर आप सभी लिखेंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर प्रश्न, फिलिपिन ट्यूब जो है इसे परिभाषित कीजिए। फिलिपिन ट्यूब जो है ये क्या होता है, तो महिलाओं में गर्भाशय के दोनों, जरा सा ध्यान से, महिलाओं में गर्भाशय के दोनों और अंडाशय होती है। महिलाओं में जब गर्भाशय होता है इसके दोनों जो है ये क्या होता है, तो अंडाशय होता है। और गर्भाशय और अंडाशय मिलने वाली नलिका ट्यूब नलिका यानी फिलिपिन नलिका कहलाती है, और अंडों को अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाती है। यह जो नलिका होता है ये अंडों को अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाती है, यही फिलिपिन ट्यूब का काम होता है। ठीक है, तो महिला में मतलब जब कोई भी महिला जो है ये गर्भ अवस्था में रहती है तो उस समय जो है या मतलब महिलाओं के गर्भाशय में 2 अंडा होता है। ठीक है, और 2 अंडा जो होता है ये गर्भाशय के अंडाशय को मिलाने वाली नलिका को ट्यूब नलिका से फिलिपिन नलिका कहते हैं, और यही अंडों का अंडाशय जो है ये गर्भाशय तक ले जाता है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर आप सभी लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए चौथा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है एकीकृत बाल विकास
को परिभाषित कीजिए। एकीकृत बाल विकास को परिभाषित करने के लिए कह रहा है कि एकीकृत बाल विकास जो ये क्या है, इसको परिभाषित कीजिए। आप लोग लिखिएगा, भारत सरकार वर्ष 1975 में इसकी स्थापना किया था। एकीकृत बाल विकास योजना की स्थापना जो है ये कब हुआ था, तो आप लोग बताएंगे वर्ष 1975 इसमें हुआ था। इसमें 0 से 6 वर्ष के बच्चों की देखभाल गर्भवती स्तनपान कराने को लाभ पहुंचाना है। मतलब 0 से 6 वर्ष तक अगर जब तक बच्चा नहीं हुआ, इसमें भारत सरकार क्या करते है, उस बच्चे का, उसके माँ का देख रेख करना, उस बच्चे का स्तनपान का हर एक चीज वृद्धि करवाना, मतलब पहुंचाना था। इसमें बच्चों और माताओं को भोजन, पोषण, स्कूल, पूर्व शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच और रेफरल सेवाएं प्रदान करता है। मतलब एकीकृत बाल विकास योजना एक भारत सरकार द्वारा चलाया गया एक बेहतर योजना है, जिस योजना के तहत क्या है, इस योजना की शुरुआत वर्ष 1975 ईस्वी हुआ। तो इसमें मतलब इसका मेन उद्देश्य यही है कि बच्चा जो है ये 0 से 6 वर्ष, मतलब जब तक बच्चा पैदा लिया और 6 वर्ष तक नहीं हुआ, तब तक बच्चे का देख रेख सरकार भी अपने नज़रों से करे, चाहे वह किसी भी माध्यम से हो सकता है। ठीक है, पोषण के माध्यम से, भोजन के माध्यम से, स्कूली पूर्व शिक्षा के माध्यम से, या टीकाकरण के माध्यम से, या स्वास्थ्य जांच के, या रेफर के सेवा का प्रदान करना, ये सारे सेवा प्रदान करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सभी लिख सकते हैं। अब पानी के प्राकृतिक स्रोत को परिभाषित कीजिए। पानी के प्राकृतिक स्रोत क्या है, तो पानी के प्राकृतिक स्रोत मतलब पानी कहाँ से आता है आपके पास। ठीक है, तो प्राकृतिक स्रोत मतलब जो मतलब कहते हैं ना कि गॉड के द्वारा दिया गया है, जिसे अल्लाह ताला के द्वारा दिया गया, भगवान के द्वारा दिया गया, आप लोग कहते हैं, तो वहीं पे तो पानी के प्राकृतिक स्रोत में जैसे वर्षा का जल, वर्षा जो है या आसमान से होता है, तो ये पानी कहाँ है, तो ये प्राकृतिक स्रोत से हमें पानी मिलता है। सतह जल जैसे नदियाँ से भी क्या है, तो पानी मिलता है, तो ये भी क्या हो गया, प्राकृतिक स्रोत हो गया। भूमिगत जल मतलब भूमि के अंदर से, जैसे बिहार में हो गया या बहुत सारे राज्य में चापाकल से अभी भी पानी निकलता है, तो चापाकल से पानी निकालते कहाँ से, तो भूमि से पानी निकाले। क्यों, क्योंकि भूमि में मतलब जल उपलब्ध है, तब ना हैंडपंप के माध्यम से, जल कुएं के माध्यम से निकालते। तो यही हो गया पानी के। अगर प्राकृतिक स्रोत पूछे तो आप सभी है ना 3 लिख दीजिए, या अगर इससे एक्स्ट्रा अगर आपको आता है तो लिखिए, अन्यथा मतलब 2 मार्क्स का रहता है, तो ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जितना मैं बता रहा हूँ उतना अगर आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो इसी से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। 6-9 प्रश्न लिखिए। प्रदूषण, पोल्यूशन परिभाषित कीजिए। प्रदूषण को कह रहा है कि परिभाषित कीजिए, प्रदूषण क्या होता है, इसे लिखिए, इसके समझाइए। आप लोग क्या लिख सकते हैं कि पर्यावरण को हानिकारक पदार्थों में प्रवेश होने से अनावश्यक परिवर्तन होकर जीव प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, प्रदूषण कहलाता है। मतलब प्रदूषण क्या हो गया, पोल्यूशन जो हो जाता है, ये क्या होता है, तो पर्यावरण के हानिकारक पदार्थों में प्रवेश होने के कारण क्या होता है। मतलब जैसे मान लीजिए अगर आपका कोई चावल है, ठीक है, आपका चावल है, ठीक है, और चावल क्या है, यह पर्यावरण के हानिकारक पदार्थों से मिला, ठीक है, जैसे धूल से मिल गया। ठीक है, अगर आपने आप चावल बनाए हैं और उसको मतलब क्या कहते हैं कि ऐसे ही रखे हुए, इस पे ढक्कन नहीं डाले, तो हवा तेज आएगी तो धूल मिलेगी, तो धूल मिलने के कारण क्या है, ये चावल खराब हो जाएगा। कभी कभी चावल में चींटी चला जाता है, या कुछ ऐसा चीज़ जो अनावश्यक चीज़ होता है, जिसको हम खा नहीं सकते, देख लेते हैं, तो मतलब तो वही अनावश्यक चीज़ होता है। ठीक है, तो यही अगर मतलब किसी भी चीज़ में, किसी अच्छे पदार्थ में लग जाता है, तो वही क्या कहलाता है, प्रदूषण कहलाता है। और तापमान के विपरीत होने को भी प्रदूषण कहते हैं। तापमान को विपरीत होने को भी हम प्रदूषण कहते हैं। जैसे तापमान मान लीजिए गर्मी है, अगर 34 डिग्री का गर्मी है तो ठीक है, हम इतना तक तो बर्दाश्त करेंगे, लेकिन यही 45 चला जाए, 50 चला जाए, तो इतना ज़्यादा पसीना निकलेगा, पसीने की जो बदबू होता है बहुत हानिकारक, मतलब खराब होता है। ठीक है, तो इसलिए क्या, वो भी एक प्रदूषण ही हो गया। तो ये तापमान के विपरीत होने का मतलब, तापमान अगर उल्टा हो रहा है तो ये भी प्रदूषण ही कहलाता है। प्रदूषण कई प्रकार के होते हैं, जैसे जल प्रदूषण मतलब पानी का प्रदूषित होना, मतलब गंदा होना, वायु प्रदूषण हवा का गंदा होना। ठीक है, उसके बाद हो गया आपका मृदा प्रदूषण, मतलब मिट्टी का प्रदूषण होना, ध्वनि प्रदूषण मतलब आवाज़ का प्रदूषण होना, रेडियोधर्मी प्रदूषण, औद्योगिक प्रदूषण। इसमें क्या होता है कि कल कारखाने होने के कारण क्या है, तो इतना ज़्यादा मतलब धुआं हुआ आता है, तो इससे औद्योगिक प्रदूषण हो जाता है। प्लास्टिक प्रदूषण, तो ये क्या हो गया, तो ये प्रदूषण के कई प्रकार होते हैं। तो इसमें आपसे भी इस प्रकार से भी इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। कोलेस्ट्रॉम को परिभाषित कीजिए। कोलेस्ट्रॉम क्या होता है, आइए इसका आंसर बताते हैं। बहुत ही टॉपिक का प्रश्न, ये भी प्रश्न है प्यारे, देखिएगा।
जितने भी प्रश्न मैं पढ़ा रहा हूँ ना, और आगे जो भी होम साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाऊँगा, आप लोग आँख मूंद कर मुझ पे विश्वास करके सारे क्लास देख लीजिएगा। मैं गारंटी देता हूँ आपके एग्ज़ाम में अगर एक भी क्वेश्चन छूट गया तो आप जो कहोगे वही मैं मान लूँगा, ठीक है? नहीं छूटेगा, क्योंकि इतने बेहतर तरीके से मैं आपको पढ़ा दूँगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कुछ भी छूटने वाला ही नहीं है, ठीक है? बाकी पढ़ाने के बाद क्या कहते हैं, इसका पीडीएफ भी दे देता हूँ, तो आप लोग अच्छे से अपने बुक कॉपी में लिख भी सकते हो, याद भी कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न क्या करें कि कोलोस्ट्रोम को परिभाषित कीजिए। आंसर में निकलेगा प्रश्न के बाद, मतलब प्रश्न के बाद महिला जो है, यह प्रश्न मतलब डिलीवरी के बाद, महिला का जब डिलीवरी होता है तो स्तनों से निकलने के बाद, मतलब महिला के डिलीवरी के बाद माँ के स्तनों से दूध जो निकलता है, निकलने वाला पिता भ्रमण के लिए गाढ़ा एवं गाढ़ा दूध के रूप को ही हम कोलोस्ट्रोम कहते हैं। मतलब माँ का जो पहला दूध निकलता है उसी को हम क्या कहते हैं, कोलोस्ट्रोम कहते हैं। तो आप एक लाइन में भी इसका आंसर लिख सकते हैं कि माँ के स्तनों से निकलने वाला पहला दूध जो है यह कोलोस्ट्रोम कहलाता है। यह दूध बच्चों को प्राकृतिक रूप से रोग प्रतिरोधक क्षमता देता है, मतलब प्राकृतिक रूप से जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता देता है, मतलब बच्चों को ताकत देता है किसी भी रोग से लड़ने के लिए। पोषण तत्वों से युक्त कोलोस्ट्रोम दूध के लिए बहुत फायदेमंद होता है, इसीलिए हिदायत है कि दूध को जल्द पिलाया जाए। मतलब माँ का दूध जो है, जब बच्चा मतलब डिलीवरी से हो जाए तो उसको जल्द से जल्द दूध पिलाना चाहिए, आधा घंटा या 1 घंटा के अंदर में दूध बच्चों को पिलाना चाहिए ताकि बच्चे के अंदर ताकत आए, ठीक है? यहाँ पे देखिए प्रश्न, अगला प्रश्न 8वां प्रश्न, जीवन रक्षक घोल को परिभाषित कीजिए। लाइफ सेविंग सॉल्यूशन क्या होता है? हमारे शरीर में प्राकृतिक रूप से जीवाणु जीव की समयावधि मारा होती है, जिसकी भी कारण जब जल का मात्रा समय पर पूरी हो जाती है तो इसे निर्जीकरण कहते हैं। मतलब क्या है, तो जीवन रक्षक घोल जो होता है, हमारे शरीर में बहुत सारा जीवाणु है, आप सभी को पता है, बहुत सारा जीवाणु मरा हुआ है, बहुत सारा जीवाणु चल रहा है, ठीक है? और जब जल की कमी होती है तो जल की कमी के कारण क्या है, तो जो भी हमारे जीवाणु रहता है ये मरता है, तो यही निर्जीकरण कहलाता है। और उबले ठंडे में जल निर्जीकरण हो जाता है। इससे बचने के लिए जीवन रक्षक घोल, मतलब जब हमारे शरीर का जल जो है, जल की कमी होता है तो इससे हमें बचना होता है, निर्जलीकरण से बचना होता है। तो इससे बचने के लिए जो हम घोल पीते हैं, जैसे हम क्या कहते हैं, ROS का घोल पीते हैं, या पानी पीते हैं, या अलग अलग चीज़, ग्लूकोज पीते हैं, ग्लूकोज भी मतलब, तो यही क्या कहलाता है, मतलब इससे बचने के लिए इसी को हम क्या कहते हैं, तो जीवन रक्षक घोल कहते हैं। इसके अंतर्गत 1 लीटर पानी में चीनी पूरी हो जाती है। मतलब 1 लीटर पानी में जो है ये चीनी पूरी हो जाती है। मतलब 1 लीटर पानी में जो चीनी थोड़ा सा डाल कर पीते हैं, या जीवन रक्षक के रूप में नमक व नींबू का रस, चीनी का घोल बनाकर रोगी को देना चाहिए। मतलब अगर देखिए सिंपल सी भाषा में इस प्रश्न का आंसर समझिए। जीवन रक्षक घोल, जब अभी हम निर्जीकरण पढ़ रहे थे ना, तो निर्जीकरण क्यों होता है? जल की कमी के कारण होता है, और जल की कमी के कारण होता है तो जल की तो हमें पूर्ति करना होगा। और जो हम जिस माध्यम से जल की पूर्ति करते, ग्लूकोज के माध्यम से करें, या नींबू के दूध पानी में नींबू डालकर नींबू पानी पिलाए, या चीनी पानी पिलाए, या किसी भी घोल के माध्यम में नमक पानी पिलाए, उसके माध्यम से हम उस जल की पूर्ति करते, वही क्या कहलाता है, तो जीवन रक्षक घोल कहलाता है। याद रखोगे, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न देखिए है 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न देखिए, कह रहा है कि प्रतिभाशाली बालक या गिफ्टेड चाइल्ड को परिभाषित कीजिए। प्रतिभाशाली बालक क्या होता है, इसे परिभाषित कीजिए, इसके बारे में बताइए। आप लिखिएगा, प्रतिभाशाली बालक ऐसे बालकों को कहते हैं जिनकी मानसिक क्षमता औसत से कहीं बहुत अधिक होती है। मतलब देखिए, गिफ्टेड चाइल्ड का मतलब समझते हैं ना, एक चाइल्ड मतलब एक जो बच्चा होता है, बालक जो होता है, यह सामान्य बालक होता है। सामान्य बालक होता है, एक जो बच्चा होगा यह सामान्य बालक, ज़्यादातर बच्चा जो होता है ये सामान्य होता है। उसी में कोई एक ऐसा बालक होगा जो बचपन में ही आप देख रहे होंगे कि वो बहुत सारा प्रश्न याद कर रहा है, बहुत अच्छा कुछ अलग सा एक्टिविटी कर रहा है, तो वह क्या होता है, सामान्य बालक से मतलब अलग होता है। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया कि औसत से कहीं बहुत अधिक होती है। मतलब मानसिक क्षमता जो होता है, उसकी दिमागी क्षमता जो होता है, औसत मतलब सामान्य बालक से बहुत अधिक होती है। ऐसे बालक सामान्य से सभी सामाजिक शैक्षणिक कार्यों को सहज व श्रेष्ठ तरीके से करते। मतलब ऐसे बालक जो होता है, ये गिफ्टेड चाइल्ड जो होता है, ये क्या, तो अगर कोई सामान्य बालक है वो, और जो बेहतर बालक है, मतलब
पढ़ाई में ही मान लीजिए ना, एक स्टूडेंट बहुत चालाक है पढ़ने में, यह स्टूडेंट जो है बहुत चालाक है पढ़ने में, और यह जो है ये सामान्य है, और इसके तरफ तरीके बहुत सारे स्टूडेंट, जैसे आप किसी कक्षा में क्लास 10th में 9th में पढ़े होंगे, या अभी क्लास 12th में भी किसी कक्षा में पढ़ने जा रहे होंगे, तो आपको वहाँ पर पता चलता होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो सामान्य हैं, और उसमें कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो जिसको सर कोई भी प्रश्न दे रहे या कुछ भी दे रहे वो फौरन याद कर रहे, तो वैसे ही विद्यार्थी को हम क्या कहते हैं, गिफ्टेड चाइल्ड कहते हैं। मतलब इसकी मानसिक क्षमता बहुत बेहतर है। इसकी आईक्यू लेवल जो होता है ये 130 से 40 आईक्यू तक होता है, या इससे भी अधिक होता है। ठीक है, अगर पूछे कि प्रतिभाशाली बालक यानी गिफ्टेड चाइल्ड का आईक्यू लेवल क्या होता है, तो आप बताएंगे 130 से 140 के बीच होता है, या इससे भी अधिक हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का इस प्रकार से आपसे भी आंसर देंगे। यहाँ पर देखिए प्रश्न कह रहा है रजनोवृत्ति मोनोप्यूस को परिभाषित कीजिए, यह क्या होता है। तो मासिक धर्म का अस्थायी रूप से बंद हो जाना ही रजनोवृत्ति कहलाता है, कहा जाता है। मतलब देखिए लड़कियों में जो है ये 12 से आजकल तो मतलब 11 वर्ष से ही मान लीजिए, 11 से लेकर है ना मतलब 40 वर्षों तक, 40 वर्षों तक, किसी महिलाओं में 45 वर्षों तक जो है ये मासिक धर्म चलता है। मासिक धर्म मतलब समझ रहे हैं ना, महीना में मतलब लड़कियों को मतलब ब्लड आता है, तो वही मासिक धर्म कहलाता है। हर एक 28 दिन पर किसी लड़कियों को, 30 दिन पर किसी महिलाओं को, और ये एक इसका एक समय अवधि होता है, इसके बाद मतलब ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। जैसे अगर कोई भी महिलाएं जो लड़की है या महिलाएं बनेगी या एक अवस्था में जाएगी, मतलब 45 वर्ष या 50 वर्ष के जब उनका उम्र होगा, तो वह उसका मासिक धर्म जो ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। ठीक है, मतलब उसके लिए ना दवा ना कुछ भी नहीं करना होता, वो ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। तो यही क्या कहलाता है, तो रजनोवृत्ति कहलाता है। मतलब मासिक धर्म का बंद हो जाना ही क्या कहलाता है, तो रजनोवृत्ति कहलाता है। और इस दौरान मासिक धर्म के साथ साथ धीरे धीरे घटता है। मासिक धर्म जो है ये धीरे धीरे घटता रहता है। शरीर में शारीरिक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तन होते हैं। 1 साल तक पीरियड्स न होने पर इसे रजनोवृत्ति माना जाता है। मतलब अगर कोई भी महिला जैसे 40 से 45 वर्ष के उम्र में चले गए और लगातार उसको 1 साल तक किसी भी प्रकार का पीरियड्स नहीं आ रहा है, तो वो अब क्या है, तो किस अवस्था में चला गया, तो रजनोवृत्ति अवस्था में चला गया, मतलब अब उसको पीरियड नहीं आएगा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का भी आंसर आपसे भी याद कर सकते हैं। तो इस प्रकार से प्यारे मैंने आप सभी को होम साइंस के 10 टॉप लेवल का सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाया। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा। किसी भी प्रकार का दिक्कत हो, कोई भी जानकारी चाहिए, तो आप लोग है ना इस नंबर को नोट कर लीजिए, 8920713254। इस पर संपर्क कर सकते हैं। फ्री में टेस्ट देने के लिए आप लोग गूगल पर जा सकते हैं bsvcareer.com को। बाकी क्लास का नोटिफिकेशन या अन्य किसी भी जानकारी के लिए आप लोग हमारे व्हाट्सएप तथा टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।